माँ बहुत दर्द हो रहा है, माँ जल्दी आओ ना। हे भगवान, मेरे बच्चे के पैर से तो कितना खून निकल रहा है। बेटा तू यहीं रुक, मैं भी तेरे लिए दवा ही लेकर आती हूँ। सपना जल्दी से टैंकर पर चढ़ती है और टैंकर के अंदर जाती है, जहाँ पहले से ही सपना की सास, बेटी और नंद होती हैं। क्या हुआ सपना बहू, इतनी परेशान क्यों है? और आशीष कहाँ है? मुझे अभी उसकी चिल्लाने की आवाज आई। माँ जी, आशीष टैंकर से उतर रहा था और वो गिर गया, उसके पैर से काफी खून निकल रहा है। ये भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारी जिंदगी में यूं ही दुख दर्द लिखा है या कभी कुछ अच्छा भी होगा? पहले तो हमसे हमारा घर छिन गया और हम सबकी ऐसी हालत हो गई कि हमें इस टैंकर के अंदर रहकर अपना सर छुपाना पड़ रहा है। आखिरकार इस गरीब परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ था कि जिस कारण वर्ष ये इस टैंकर में रह रहा था? और टैंकर में ही क्यों? आइए इसे जानने के लिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। सोचा था कि घर के बाहर ही ठंड होगी, लेकिन यहाँ तो घर के अंदर भी बिल्कुल बाहर जैसी ही ठंड है। घर के टूटे टूटे हिस्से में ठंडी ठंडी हवाएं घर के अंदर आ रही हैं। पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं है, सब कांप रहे हैं। माँ, ऐसा कब तक चलेगा? क्या करें बेटा, तू तो जानती है ना, तेरे पिताजी का काम ठीक नहीं चल रहा है, ना ही तेरे भैया का। उस बेचारे की किस्मत में तो मानो जैसे रोजी रोटी लिखी ही नहीं है। गर्मी में तो जैसे तैसे उसका काम चल जाता है, लेकिन ठंड का क्या करें? मैंने भी कई जगह पर नौकरी की तलाश की, लेकिन बुढ़ापे की वजह से कहीं मजदूरी का काम भी नहीं मिल रहा है। मैं तो तुम लोगों पर एक बोझ सा बन गया हूँ। पिताजी, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप हमारे लिए बोझ नहीं है, आप देखना सब कुछ ठीक होगा। जहां एक तरफ ये गरीब परिवार ठंड से ठिठुरता हुआ उस टूटे फूटे मकान में रहकर अपनी किस्मत कोस रहा था, वहीं दूसरी तरफ संदीप पानी की टैंकर लेकर इधर से उधर जा रहा था। शाम होने को आई है, लेकिन किसी ने भी टैंकर से पानी नहीं लिया। अब जब तक ये लोग पानी नहीं लेंगे तो मुझे टैंकर ऑफिस की तरफ से पैसे कैसे मिलेंगे? इस कड़कड़ाती ठंड में लोगों को बिल्कुल ना के बराबर पानी की जरूरत थी, जिसके चलते संदीप पानी से भरा टैंकर लेकर वापस ऑफिस जाता है और सारा पानी निकलवाकर उस खाली टैंकर को लेकर घर आ जाता है। सुनिए जी, कहीं से पैसों का इंतजाम हुआ क्या? घर में बस 1-2 दिन का और राशन बचा है। दोनों बच्चों के सारे गर्म कपड़े फट चुके हैं। घर में किसी के पास भी गर्म कपड़े नहीं है। ऊपर से घर की हालात भी कितनी खराब हो गई है। इस साल तो हम घर की मरम्मत करवाने वाले थे ना। नहीं होगा सपना, कुछ नहीं होगा। ठंड की वजह से मेरा काम तो बिल्कुल ठप हो गया है। अब जब गर्मियां शुरू होंगी तो ही मेरे पानी के टैंकर का काम चल सकेगा। ना ही मैं बच्चों और तुम सबके लिए गर्म कपड़े ला पाया और न घर की मरम्मत करवा पाया। और ऐसे मरम्मत करवा ना पाने की वजह से न जाने कितने दिन हमें इस कड़कड़ाती ठंड को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अपने घर के बाहर पानी का टैंकर खड़ा कर संदीप कई जगह पर नौकरी की तलाश करता है, लेकिन कहीं पर उसे नौकरी नहीं मिलती। साथ ही साथ बढ़ती ठंड में बिना गर्म कपड़ों के दोनों बच्चों की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। माँ जी देखिए ना, दोनों बच्चों का शरीर आग की भट्टी की तरह तप रहा है। दवाई के लिए भी पैसे नहीं है, क्या करूं मैं? बहू परेशान मत हो, भावना काढ़ा बना रही है। काढ़ा पीने के बाद बच्चों की तबीयत जरूर ठीक होगी। तो अगर ऐसे हिम्मत हार जाएगी तो हम सबको क्या होगा? रो मत। इस पूरे गरीब परिवार के पास एक दूसरे को हौसला देने के अलावा और कुछ भी नहीं था। समय गुजरता है और बढ़ती ठंड की वजह से सबकी हालत खराब होने लगती है। दोनों बच्चे ठंड से बचने के लिए अपने अमीर दोस्त के घर जाते हैं, जहां उनके बड़े बड़े घरों में हीटर होने की वजह से उनका घर काफी गर्म होता है। लेकिन उन अमीर बच्चों की माँ भी इन दोनों गरीब बच्चों पर तरस नहीं खाती। तुम गरीब भिखारी के बच्चों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सालिशान घर में आकर मेरे हीटर के सामने बैठकर हाथ पैर तापने की? चलो निकलो यहाँ से। और बच्चों, कितनी बार कहा है तुमसे कि गरीब बच्चों से दूर रहा करो, ये सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ हैं। आंचल की डांट सुनकर पिंकी और आशीष दोनों रोते हुए अपने घर आते हैं और अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। अपने बच्चों की बात सुन सपना को भी काफी दुख होता है, लेकिन वो बेचारी गरीबी के चलते कर ही क्या सकती थी। ऐसे ही समय गुजरता है, लेकिन ऊपर वाले को इस गरीब और लाचार परिवार पर जरा भी तरस नहीं आता और आज उनके घर की आधी टूटी फूटी कमजोर दीवार भी गिर जाती है, जिसके चलते उनके पास अब घर होकर भी घर नहीं था। हमारे घर की ये दीवार तो गिर गई, अब ना जाने ये बाकी की दीवार भी कब गिर जाए। हमारा घर में रहना सुरक्षित नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। सारा परिवार अपना बचा कुचा सामान लेकर अपने उस टूटे फूटे घर से बाहर निकल आता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो लोग कहाँ जाएं। तभी अपने घर के बाहर खड़े पानी के टैंकर पर संदीप की नजर जाती है, जिसे देख संदीप सबसे पहले अपने सारे सामान को उस पानी के टैंकर के अंदर ले जाकर रखता है और एक एक कर सभी सदस्यों को भी अब पानी के टैंकर के अंदर ले जाता है
और पूरा परिवार उस पानी के टैंकर के अंदर बैठा होता है। हम कब तक इस पानी के टैंकर के अंदर रहेंगे? यहाँ तो काफी कम जगह है, हम तो ठीक से उठ भी नहीं सकते हैं। तुम्हारे सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। अब जब तक हमारी किस्मत में इस पानी टैंकर घर के अंदर रहना लिखा है, तब तक हमें इसी के अंदर रहना होगा। पूरा परिवार कड़कड़ाती ठंड में उस पानी के टैंकर को ही अपना घर समझकर उसमें अपना बसेरा कर लेता है। लेकिन उस पानी के टैंकर के अंदर रहना उस परिवार के लिए इतना भी आसान नहीं था। इस टैंकर के अंदर भी कितनी ज्यादा ठंड लग रही है, ना तो मैं ठीक से सो भी नहीं पा रही हूँ। हाँ दादी माँ, इसके अंदर तो काफी ज्यादा ठंड है, जैसे हम इस टैंकर के अंदर नहीं बल्कि बाहर रोड पर रह रहे हो। हम जरूर इस पानी के टैंकर के अंदर रह रहे हैं, लेकिन ये टैंकर पूरा लोहे का बना है और लोहे की चीज सर्दी में भी अंदर से काफी ठंडी होती है। पूरा परिवार हर रात उस टैंकर के घर के अंदर बड़ी मुश्किल से गुजारता था। ठंड के साथ साथ इन लोगों को उठने बैठने और खाना बनाने में भी काफी दिक्कत होती थी। मेरी आंखें जल रही है माँ, तुम इस टैंकर के अंदर खाना क्यों बना रही हो? और क्या करूं बेटा, मैं अभी तो खांस रही हूँ। अगर बाहर चूल्हा बनाऊंगी तो ठंडी हवा के चलते ठीक से चूल्हा नहीं जल पाएगी, और अगर टैंकर के अंदर खाना बनाऊंगी तो खांसी तो होगी ही ना। मैंने टैंकर का ढक्कन खोल दिया है, अभी थोड़ी देर में सारा धुआं बाहर निकल जाएगा। इन लोगों को टैंकर में खाना बनाने से दिक्कत हो रही थी, तो कभी उठने बैठने में, मेरा सर, कभी किसी को सोने में दिक्कत आ रही थी, तो कभी किसी का सिर टैंकर से लग रहा था। और आज तो आशीष जैसे ही टैंकर से बाहर निकलता है तो एकदम से पैर फिसलने की वजह से गिर जाता है, जिसके चलते सपना जल्दी से टैंकर में से कपड़ा निकालती है और आशीष के पैर पर बांधने लगती है। माँ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कुछ करो ना माँ। मैंने पट्टी बांध दी है ना, अब तुमको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। चलो मैं तुम्हें ऊपर लेकर चलती हूँ। आशीष को गोद में उठाती है और उसे टैंकर के अंदर ले जाती है। समय गुजरता है लेकिन उनके परिवार में कुछ भी ठीक नहीं होता। हर रोज की तरह नौकरी न मिल पाने की वजह से संदीप निराश होकर अपने टैंकर घर की तरफ लौट रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी का सड़क पर बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है और वो पूरा खून से लथपथ पड़ा है, जिसे देख संदीप उसके पास भागा भागा जाता है। अरे इन भाई साहब की इतनी बुरी हालत हो रखी है, कितना खून बह रहा है इनका, और आप लोग हैं कि बस भीड़ लगाकर इन्हें देख रहे हैं। अरे कोई इन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर जाइए। अरे खून की वजह से कहीं हमारी गाड़ियों की सीट खराब हो गई तो है, और तुझे इतना दुख हो रहा है तो तू ले जाकर जाना अस्पताल। हमें क्या बता रहा है कौन है कौन नहीं, पता नहीं कौन है ये। अरे कैसे कैसे लोग हैं तुम लोग, इंसान हो या कोई जानवर? संदीप उस घायल आदमी को उठाता है और अपने टैंकर में ले जाकर अपने पूरे परिवार के साथ उसे अस्पताल पहुंचाता है। कई घंटे के ट्रीटमेंट के बाद आखिरकार उस आदमी को होश आ ही जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप लोग ना होते तो मैं वहीं तड़प तड़प के मर जाता। आप लोगों ने मेरी मदद की, भगवान आप लोगों का भला करे। वैसे आप हैं कौन, जरा कुछ बताइए अपने बारे में। वीरेंद्र के पूछने पर संदीप और सपना उन्हें अपनी सारी हालात के बारे में बताते हैं, जिसे सुन वीरेंद्र को उन लोगों के लिए काफी बुरा लगता है। आप लोग तो कितनी तकलीफ में रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग कितने अच्छे इंसान हैं। आप लोगों ने मेरी मदद करी, इसके बदले मैं भी आप लोगों की मदद करूंगा। अब आप लोगों को उस टैंकर के अंदर रहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा एक आउट हाउस है, अब वहां पर रह सकते हैं और मैं आपको एक अच्छी नौकरी भी दिला दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच कहा है किसी ने कि भगवान कब इंसानी रूप में आकर आपको मदद कर दे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। वीरेंद्र की वजह से उस पूरे परिवार की स्थिति ठीक होने लगती है और अब सब हंसी खुशी रहते हैं, अपने घर में और अपने परिवार के साथ रहते हैं। हे भगवान, ये कैसी आवाजें आ रही हैं जानवरों की? माँ जी, लगता है जानवर अब हमारे घर पर ही हमला करने आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमारे पास कुछ ज्यादा औजार भी नहीं है और बिना किसी औजार के हम उनका सामना भी नहीं कर सकते। खेत और जंगल के बीच में हमारा घर है तो हमारी जान पर खतरा तो बना ही रहेगा ना। अजीत जी, ससुर जी, हम लोग इन जंगली जानवर से कैसे खुद को बचाएंगे? अरे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लो, बचने का तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अगर भगवान हमारे साथ है तो शायद हमें कुछ ना हो। आप लोग यहीं बैठिए, मैं अभी सब दरवाजे खिड़की अच्छे से बंद करके आता हूँ। नहीं नहीं, आप बाहर मत जाओ, एक तो रात का समय है, ऊपर से आप अकेले जाओगे, कहीं जानवरों ने आप पर ही हमला कर दिया तो? तुम घबराओ मत, मैं बस दरवाजे खिड़की ही बंद करने जा रहा हूँ। सुमन का पूरा परिवार जानवरों के खौफ में था।
लेकिन ऐसी भी कौन सी मजबूरी थी जो परिवार को खेतों के बीच रहना पड़ रहा है, जहां रात के समय जंगली जानवरों का आना रहता ही है। तो पूरी बात जानने के लिए हम कुछ समय पहले चलते हैं, जहां सुमन अपने खेत वाले ससुराल में आती है। सुमन की सास राधा सुमन का घर में स्वागत करते हुए कहती है, बहू तू तो वाकई में बहुत सुंदर है। अब से ये तेरा ही घर है, तुझे इसे अच्छे से संभालना है और तू ही इस घर की लक्ष्मी है। माँ जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे ससुराल के आसपास कोई दूसरा घर क्यों नहीं है? और मेरे ससुराल के आसपास बस खेत ही खेत क्यों नजर आ रहे हैं? कोई और घर क्यों नहीं है माँ जी? हम क्या खेतों में रहते हैं? हाँ बहू, तेरा ससुराल खेत में ही है। दरअसल गांव में जो हमारी जमीन थी वो हड़प ली गई थी और अब हमारे पास ये खेत ही था। तो अगर हम यहाँ पर नहीं आते तो शायद ये भी हड़प लिया जाता। जमींदार के डर से गांव वालों ने भी हमें गांव से निकाल दिया था, इसलिए हम खेत में ही रहने लग गए। हाँ, तुझे थोड़ी परेशानी हो रही होगी, लेकिन अब तेरे ससुराल के नाम पर ये छोटा सा घर और ये आसपास का थोड़ा सा खेत है, बाकी सारे तो दूसरे लोगों के खेत हैं। मैं समझ सकता हूँ सुमन कि तुम्हें अपना ससुराल देखकर बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन हमने सब कुछ पहले ही बता दिया था, कोई भी बात नहीं छुपाई थी। हाँ, तो आपको किसने कहा है कि मैं आप लोगों से कोई शिकायत कर रही हूँ? मुझे अपने गरीब ससुराल या खेत वाले ससुराल से कोई परेशानी नहीं है। मैं भी कोई बहुत ही अमीर घर से नहीं आई हूँ जो मुझे ऐसी जगह पर एडजस्ट करने में दिक्कत हो। हाँ, मेरे लिए थोड़ा अजीब है कि खेतों में मैं ससुराल में रहूंगी, क्योंकि आज से पहले मैं कभी ऐसे नहीं रही, तो वो भी धीरे धीरे करके हो ही जाएगी आदत। सच में बहू, तू बहुत ही समझदार है, हमारी परेशानियों को भी समझ रही है, और यह सब तेरे लिए मुश्किल होते हुए भी हमें जता तक नहीं रही है। अच्छा, अब थोड़ा सा आराम कर ले, थक गई होगी ना। गरीब बहू का खेत में ससुराल था, इसलिए सुमन को काफी अजीब लग रहा था, पर वो इस बात से अच्छे से परिचित भी थी। कुछ दिनों बाद अजीत बड़े जमींदार के पास जाता है और उनसे कहता है, सेठ जी, आप तो मेरी फसलों का कुछ ज्यादा ही कम दाम दे रहे हैं। अरे इतने कम दाम में तो मेरी कोई बचत ही नहीं होगी। इससे ज्यादा तो मैंने मेहनत करी है, मैंने अपने खेतों में फसल उगाने के लिए पैसे लगाए हैं, और मुझे इतने कम पैसे मिलेंगे तो मेरा घर खर्च कैसे चलेगा? मेरी परेशानी भी तो समझिए ना। अरे मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं किसी दूसरे की परेशानी समझूं। मुझे खुद से फुर्सत नहीं है, और अगर तुम लोगों को इतनी परेशानी हो रही है तो क्यों आते हो मेरे पास अपनी फसलों को बेचने के लिए? मैं तो कहता हूँ जहाँ सही दाम मिले वहीं बेच दो। लेकिन आपके होते हुए कोई दूसरा मेरी फसलों को खरीदेगा भी नहीं। आपका डर कितना है गांव वालों के अंदर, आपके खिलाफ जाने की कोई हिम्मत नहीं करेगा, और मैं अपनी परेशानियों से मुंह तो नहीं मोड़ सकता ना। मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा है, आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर अपनी फसल मुझे बेचनी है तो बेच दे, वरना तो खेत वाला घर है ही, वहीं पर जाकर रहो और अपनी फसल खुद खा, मुझे क्या। कम दाम में अजीत को अपनी फसल जमींदार को ही बेचनी पड़ती है। ऐसा एक बार नहीं बल्कि इससे पहले भी कई बार हो चुका था, और इसी वजह से अजीत भी अपनी गरीबी से उभर नहीं पा रहा था, क्योंकि सारे पैसे फसल में चले जाते हैं और फसल कम दामों में बिकती है। अजीत परेशान होकर घर आता है और शांति से बैठ जाता है। इस बार तो जमींदार ने फसल के दाम कुछ बढ़ा ही दिए होंगे ना, हमें कुछ मुनाफा हुआ कि नहीं? नहीं पिताजी, कोई मुनाफा नहीं हुआ, हम पहले जहाँ थे अब भी वहीं पर हैं। गरीबी की मार इतनी तेज थी कि अजीत अपने परिवार को बचा भी नहीं पा रहा था, लेकिन वो कोशिश करता ही रहता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद अजीत और सुमन कुछ सब्जियां लेकर बाजार में बेचने जाते हैं। ताजी ताजी हरी सब्जियां ले लो। अरे भाई साहब, सब्जी ले लो, एकदम फ्रेश है। काफी देर तक वो दोनों सब्जियां बेचने के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन वहां कोई भी उनकी 1 रुपए की भी सब्जी खरीदने नहीं आता। ये देखकर सुमन अजीत से कहती है, ये क्या है अजीत, हम इतनी देर से सब्जियां बेच रहे हैं, यहाँ तो कोई रुक भी नहीं रहा है। अरे ऐसे तो हमारी सारी सब्जियां सूख जाएंगी। पहली बार मैंने देखा है कि कम से कम आधे दिन से ज्यादा हम खड़े होकर सब्जियां बेच रहे हैं और कोई खरीद ही नहीं रहा। इससे पहले मैं जब अपने माँ और पिता के साथ सब्जी बेचती थी ना, तो कोई ना कोई 5-10 रुपए की धनिया तो ले ही लेता था, लेकिन यहाँ तो कोई कुछ भी नहीं ले रहा है। ये सब गांव वाले बस ऐसे ही हैं। पहले जब मेरे चाचा ने हमारा गांव वाला घर हड़पा था ना, तो भी किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद जमींदार हमें दबाने की कोशिश करता है तो भी कोई कुछ नहीं कहता है, और इसी वजह से हमें खेतों में रहना पड़ रहा है। लेकिन ये तो गलत है ना। गलत सही अगर गांव वालों को दिखने लग जाए तो बात ही क्या थी। गांव वालों ने तो जमींदार के आगे झुकने की कसम खा ली है, और उसी जमींदार की वजह से ही हम लोग गरीबी में रह रहे हैं। वो जमींदार भी कोई और नहीं बल्कि मेरे सगे ताऊ हैं।
उन्हें हमें परेशानी में देखना अच्छा लगता है, उन्हें हम पर बिल्कुल तरस नहीं आता। कोई बात नहीं है अजीत, तुम परेशान मत हो। भगवान सब देख रहे हैं। जो हमारे साथ आज बुरा कर रहे हैं ना, आज नहीं तो कल उनके साथ भी कुछ न कुछ बुरा तो हो ही जाएगा। हमें तो बस अपनी सही के रास्ते पर चलना चाहिए। सुमन काफी ज्यादा समझदार थी और वो हमेशा ही अपने पति को हिम्मत देती रहती थी। अपनी पत्नी के हौसला देने के बाद अजीत भी कोशिश करना नहीं छोड़ता है। अजीत बाहर की खिड़की बंद करने जा ही रहा होता है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। अजीत के आसपास काफी खतरनाक जानवर आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। यहाँ सुमन भी घबराने लगती है अपने पति को ऐसे देखकर। अजीत जी, अरे कोई बचाओ, अजीत! आवाज सुनकर गांव वाले भी अब खेतों में आने लगते हैं और सुमन के परिवार को मुसीबत में देखकर सब गांव वाले एकजुट होकर सभी जानवरों को वहां से भगा देते हैं और पूरे परिवार को एक साथ गांव में लेकर आते हैं, जिसमें से एक आदमी कहता है, अब बस बहुत हो गया। हम सब लोग उस जमींदार से डरते रहे जो बस दुश्मनी निकाल रहा था, और इस वजह से हमने अपने लोगों को खेत में रहने भी दिया। लेकिन अब और नहीं। खेत में रहना कितना जोखिम भरा काम है, ये हम सब जानते हैं। औरतें, बुजुर्ग आदमी सब रह रहे थे, पर हम में से किसी ने कुछ नहीं बोला। अगर आज आप लोगों को कुछ हो जाता तो हम सब गांव वाले खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। आज से आप लोग इसी गांव में रहेंगे और हम भी देखते हैं कि हमारे होते हुए कौन आपको यहाँ से भगाता है। हाँ हाँ यहीं रहेंगे, हाँ हाँ यहीं रहेंगे। अरे तुम सब गांव वाले अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। सोच समझ कर इन लोगों को दोबारा गांव में रखना, क्योंकि लोगों से ज्यादा परेशानी तो तुम लोगों को होगी फिर। अब तुम हमें परेशानी दोगी जो हमारी बदौलत इस गांव में जमींदारी कर रहा है? अरे तुम्हें तो खुद पर शर्म आनी चाहिए। अपने सगी भाई के नहीं हुए तुम, फिर हम गांव वाले तुमसे ये उम्मीद कर भी नहीं सकते कि तुम हम सब के बारे में भी कभी सोचोगे। हम सब तुम्हारी इन खोखली धमकियों से नहीं डरते। तुम्हें जो करना है कर लो, और अगर हमारे साथ कुछ गलत करना चाहो तो याद रखना कि कल तक हमें तुमसे डर था, पर आज वो डर भी नहीं है। तुम शांत रहोगे तो ही तुम गांव में रह पाओगे, वरना तो खेत वाला घर अभी ठीक है, तुम्हें वहां ना रहना पड़े अब कहीं। देखा, मैंने कहा था ना, एक न एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा। भगवान सब देख रहे हैं। और देखो, हमें गांव में गांव वाले ही लेकर आए हैं और हमारे लिए गांव वाले ही खड़े हो रहे हैं। हाँ बहू। इसी के साथ सुमन अपने पूरे परिवार के साथ खेत से गांव में आकर रहने लगती है और अब जमींदार का खतरा भी सर से टल जाता है। अब वो अपनी गरीबी से कुछ हद तक तो आगे बढ़ते ही हैं और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही क्या आप भी हमारी स्टोरी से रिलेटेड किसी ऐसे ही परिवार को जानते हैं जो ऐसे मजबूर होकर खेतों में अपनी जिंदगी गुजारते हैं? तो हमें ये भी बताइए।